नमस्कार। कथा सखी में आज सुनिए दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी आह की पुतली। दोस्तों, दीपक शर्मा जी की उपस्थिति हिंदी कथा जगत को समृद्ध करती है। जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र हो जो दीपक शर्मा की कहानियों से छूटा हो। इनकी रचनाओं का परिवेश जितना व्यापक है उतना ही प्रामाणिक भी है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की लिखी एक कहानी। कैसे हैं बाबूजी? बुध की शाम वृंदा का 7-7:15 बजे के बीच फोन आना तय रहता है। तुम्हें एक चिट्ठी लिखी है। तोते की तरह फर्स्ट क्लास बोलने की बजाय उस बुध को मैंने दूसरा जवाब दिया। अपने बेटे राजेश का घर अब मैं छोड़ देना चाहता था, फौरन। क्यों? वृंदा की आवाज रुंध गई। सब ठीक नहीं क्या? मेरी यह चिट्ठी पढ़ने के बाद तुम मुझे फिर फोन करना। वृंदा के फोन के समय मेरे हाथ में हैंडसेट थमाकर राजेश की पत्नी रेनू उधर टेलीफोन की मुख्य लाइन पर जाकर हमारी बातचीत की कंसुई लेने लगती। ठीक है, वृंदा ने कहा, मैं फोन रखती हूँ। बृहस्पति और शुक्र तो मैंने जैसे तैसे काट दिए, लेकिन शनिवार के आते ही मेरी बेचैनी बढ़ गई। वृंदा को अब तक मेरी चिट्ठी जरूर मिल जानी चाहिए थी। उसने मुझे तब भी फोन क्यों न किया था। डाक खाने के बहाने दोपहर में मैं एक पीसीओ जा पहुंचा। हेलो, फोन मेरे नाती टीपू ने उठाया। लामा? टीपू को मैं लामा कहा करता। 14 साल पहले जब वह इधर कस्बापुर में हमारे यहाँ पैदा हुआ था तो उसकी सूरत हूबहू एक तिब्बती लामा से मिलती रही थी। जी? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मम्मी अभी घर पर नहीं है। तुम्हारे इम्तिहान चल रहे हैं। वृंदा के माध्यम से मुझे उसके परिवार की पूरी खबर रहती। यद्यपि टीपू और मेरा दामाद सुधीर मुझसे बात करने का मौका कम निकाल पाते। यूं भी मुंबई और कस्बापुर के बीच का फासला 1500 मील तो कमअकज रहा ही। परिणाम स्वरूप जब भी उनमें से किसी से बात होती तो अल्पतम ही, और यहाँ तक मुलाकात का सवाल रहा तो वह भी पिछले 3 वर्षों से लगातार टलती चली गई थी। बल्कि पिछले वर्ष जब मेरी पत्नी इंदुमती का देहांत भी हुआ तो सुधीर और टीपू वृंदा के साथ कस्बापुर न आ पाए थे। उन्हीं दिनों सुधीर ने चैम्बूर का अपना फ्लैट बेचकर बांद्रा में नया फ्लैट खरीदा था और अपने नए पड़ोस में अपनी ग्राहकता अर्जित करना उनके लिए ज्यादा जरूरी रहा था। जी, टीपू के उत्तर अक्सर बहुत संक्षिप्त रहते हैं। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। मैं हंसा। तुम्हारी मुंबई के पार्क देखने। पार्क में घूमने का टीपू को बहुत शौक है। इधर कस्बापुर में जब जब भी वह आया रहा मेरे साथ पार्क में घूमने जरूर गया। बल्कि यहाँ पार्क में कही गई उसकी एक बात मैं आज 10 साल बाद भी याद करके हंसता हूँ। तब वह 4 साल का था और इधर कस्बापुर के हमारे पार्क में फव्वारे के आगे महात्मा गांधी की जो मूर्ति रही, उसे पहली बार जब उसने देखा तो मुझसे पूछने लगा, गांधी तो किसी को मारने में यकीन नहीं रखते थे, फिर वह हाथ में यह कैसी लाठी लिए हैं? यह लाठी मारने के लिए नहीं है। हंसकर मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। और लाठी मारने के ही काम नहीं आती, बूढ़ों को टेक देने के काम भी आती है। मगर उसके मासूम चेहरे का असंतोष मिटा नहीं था। कब? टीपू ने पूछा। कब आएंगे? जल्दी ही, मैं उत्तेजित हुआ। समझो बस इन्हीं 4-5 दिनों के अंदर। जब ही शायद फोन के पास कोई आ पहुंचा, क्योंकि टीपू ने फोन के पास कहा, मम्मीज फादर, माई ग्रैंडफादर। उसने क्या इसलिए नहीं कहा ताकि फोन के उस दूसरे सिरे पर खड़े आगंतुक को कोई भ्रम न रह सके। आपके कोई दोस्त आए हैं क्या? मैंने पूछा। नहीं, पापा हैं, उसने कहा। मम्मीज फादर, उसने सुधीर से कहा क्या? मेरे लिए? बाप बेटे के लिए मैं बाहरी आदमी था क्या? केवल वृंदा का पिता, टीपू का नाना नहीं, सुधीर का ससुर नहीं।
बल्कि अपनी शादी से पहले तो सुधीर मेरा विद्यार्थी भी रह चुका था, पूरे 5 साल। मेरी बात कराना, मैं मैदान में उतर लिया। हेलो, दूसरी ओर से सुधीर की आवाज आई। मैंने वृंदा को एक चिट्ठी लिखी थी। एक चिट्ठी? सुधीर हंसा। आप तो एक दूसरे को हर रोज एक चिट्ठी लिखते हैं, नहीं क्या? यह सच है, बल्कि इधर अपनी माँ के गुजर जाने के बाद से तो वृंदा कई बार एक ही दिन में 2 या 3 चिट्ठियां भी लिख दिया करती। चिट्ठी में मैंने अपनी एक योजना भेजी थी। योजना? सुधीर ने हैरानी छलकाई। कैसी योजना? मैं अब आपके पास रहना चाहूंगा, मैंने कहा। 6,000 के करीब मेरी पेंशन है और फिर मेरे पास पीएफ है। 2.25 लाख उसमें जमा है। वह भी मैं मुंबई में ट्रांसफर करवा लूंगा। स्कीम यह वृंदा की है? सुधीर का स्वर उखड़ लिया। या राजेश की? स्कीम पूरी तरह से मेरी ही है, मैंने कहा। राजेश से तो मैंने अभी कोई उल्लेख तक नहीं किया है। सब कुछ पहले आप लोगों से तय करना चाहता था। सोचता था पहले तय कर लूं, फिर उसे चौंकाऊं। योर फादर। तभी सुधीर ने फोन पर से अपने को अलग कर लिया। वह बाहर से लौट आई थी क्या? मगर योर फादर। टीपू के मम्मीज फादर के बाद अब सुधीर का यह योर फादर मुझे कांटे सा खटक गया। वृंदा से इतनी बेगानगी बरतते थे ये लोग, इतनी बेलिहाजी। हेलो बाबूजी, वृंदा ने फोन पर कहा। अभी अभी आपको लिखी अपनी चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालकर आ रही हूं। डाक बस इस समय निकल ही रही होगी। वृंदा, मेरी बहादुर बेटी वृंदा, अपने मनस्ताप को मुझ पर प्रकट न करने वाली मेरी बच्ची वृंदा। अच्छा, मैंने कहा। मगर मेरी वह चिट्ठी एक मजाक था। वह मैंने सिर्फ मजाक में लिखी थी। उस पर तुम तनिक ध्यान न देना। और देखो, सुधीर से कह देना राजेश से मेरी योजना की बात कभी न कहे। आप बहुत बहादुर हैं बाबूजी। वृंदा रोने लगी। तुमसे कम। मेरी आंखें भीग चली। बहुत कम। नहीं बाबूजी, अपने आंसुओं के बीच वृंदा बोली। आप ही बहादुर हैं, मैं नहीं। मैंने फोन काट दिया। 353 रुपए। पीसीओ वाले ने अपने कंप्यूटर से मेरी पर्ची निकाली। रात को खाने के बाद रेनू जब मेरी मेज पर मेरे लिए दूध टिकाने आई तो राजेश भी उसके संग मेरे कमरे में चला आया। सोने जा रहे हैं? कुर्सी पर बैठने के बजाय राजेश मेरे बिस्तर पर मेरी बगल में बैठ गया। सुधीर ने आज शाम मुझे मेरे मोबाइल पर फोन किया था। क्या कहा उसने? अपनी बेआरामी छिपाने के लिए अपनी मेज पर से मैंने दूध का अपना मग उठा लिया। आपने उसे मुंबई में अपने रहने के लिए कमरा ढूंढने को बोला है? यह कहा उसने। सुधीर पर आया अपना गुस्सा राजेश पर मैंने प्रकट न किया। मालूम है बाबूजी, रेनू ने कहा, मुंबई में ऐसा कमरा 10,000 रुपए महीने पर भी नहीं मिल सकता। मैं जानता हूं, मैंने कहा। यह भी जानते हैं क्या? रेनू कुर्सी पर बैठ गई। वही वृंदा जीजी जो साल में सिर्फ 2 बार इधर मेहमान की तरह आती हैं और हाथ पर हाथ टिकाकर आपकी तरफ ठकुर सुहाती की कमानी उठालती हैं। उधर मुंबई में वही वृंदा जीजी आपके लिए मुझसे आधी क्या 1/4 फुर्सत भी ना निकाल पाएंगी। यह तुम्हारा ख्याल है, मेरा नहीं। वृंदा के विरुद्ध मैं एक भी शब्द सुनने के लिए तैयार न था। लेकिन बाबूजी, राजेश ने मेरे घुटनों पर अपने हाथ टिका दिए। जब भी वह मेरे साथ सुलह करना चाहता है वह ऐसा ही करता है। आपके वहां जाने का कोई सवाल उठता है क्या? यहाँ कोई तकलीफ है क्या? आपका कोई कहा कभी बेकहा हुआ क्या? आपकी कोई जरूरत कभी बेमानी मानी गई क्या? नहीं। उसके हर सवाल का जवाब हाँ था, लेकिन मैं उसकी बात दर तुर्रा नहीं करना चाहता था। कभी नहीं। राजेश ने मेरे घुटने अपने बाहों में घेर लिए। मैं न कहती थी। रेनू हंसी। बाबूजी सिर्फ हमें परख रहे हैं।
कहीं आएंगे जाएंगे नहीं। और नहीं तो क्या। मेरे घुटनों पर राजेश का दबाव बढ़ गया। मैं अपना दूध पीता रहा चुपचाप। लाइए, मुझे दीजिए। खाली मग को मेज पर टिकाने जा रहे मेरे हाथों से रेनू ने अपनी कुर्सी से उठकर मग थाम लिया। मैं अब सोऊंगा। मैंने करवट ली। मेरे घुटनों से अपने हाथ हटा लेने पर राजेश मजबूर हो गया। बत्ती बुझा दूं क्या? मेरे बिस्तर से अव्वा उठ खड़ा हुआ। हाँ, मैंने उसकी आत्मीयता स्वीकारी, उसी तरह जिस तरह मेरे तकिए ने मेरे सिर को अंगीकार किया, और बत्ती बुझ जाने पर मेरे आंसुओं को भी। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी आह की पुतली।